हेलो एवरीबॉडी। आज का इंडेस है इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट। कुल मिलाकर के इन दिस पर्टिकुलर इंडेस जो मेन फर्स्ट लेवल पे जो दो चीजें अपन को समझनी है उसमें एक है व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट एंड व्हाट इज ए क्वालिफाइंग असेट। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। पंचू थोड़ा आवाज कम कर दे वहां से। उन्होंने देखो इंडेस में बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में उन्होंने बोला है कि बोरोइंग कॉस्ट विल इंक्लूड थ्री थिंग्स। वन, द इंटरेस्ट विच इज कंप्यूटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड एज पर इंडेस 109। तो जब आप इंडेस 109 पढ़ोगे, मैं अभी भी एग्जांपल में समझाऊंगा, तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आ जाएगा। वैसे हम अभी भी एग्जांपल देंगे। दूसरा, इंटरेस्ट कंप्यूटेड एज पर इंडेस 116। इंडेस 116 पढ़ेंगे आप तो 116 में बहुत सारे सम्स या एग्जांपल्स रहेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। एंड देन द थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। अभी नाम से ना ये थर्ड वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, बट देन when I'll be giving the example and I'm giving the explanation, you'll be understanding everything very, very comfortably. Now, when they ask a theory question कि what is included in the borrowing cost, आप simple तीन बात लिख के आओगे। A, interest computed as per effective interest rate method index 109, interest computed as per index 116, and then foreign exchange fluctuation to the extent it is regarded as an adjustment to the interest cost. Okay. अब अगर एक्सप्लेनेशन पूछा हम लोगों से कि भाई इनको अलग अलग एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट चेक इट। मैंने लिख भी दिया है, वी विल स्टडी इट इन इंडेस 109 इन डिटेल, बट नाउ थोड़ा सा तुम्हारे मन में क्वेरी चलता होगा, उसको सेटल करने के लिए मैं आपको सुनाता हूं कि मान लो हमने एक लोन लिया 1000 लाख का, मैं 1000 वर्ड यूज करूंगा, और 30 लाख का प्रोसेसिंग फीस लगा। तो इंडेस 109 कहता है कि व्हेन यू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो आपको 970 का इनफ्लो हुआ ऐसा बोलना पड़ेगा। और बोलना क्या पड़ेगा, दिख भी रहा है। एंड देन आप रिडीम करोगे 5% प्रीमियम पे। दैट मीन्स आफ्टर द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड आपको 1050 रीपे करना है। एंड 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो 1000 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 120 रुपीज करके, सब लैक्स में बोल रहा हूं, 120 रुपीज करके आपको अगले 5 साल तक देना पड़ेगा। सो दिस इज योर इनफ्लो विच कम्स इन 0 ईयर। दिस इज योर आउटफ्लो जो आपको अगले 5 साल करना है, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड। एंड दिस इज एन आउटफ्लो जो आपको 5th ईयर एंड में करना है। तो इस इनफ्लो और ये जो 6 आउटफ्लो हैं, इनके बीच में जो एक IRR है, मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर कि ये सारे फ्यूचर आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 970 के साथ इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट। अब आप ऐसे समझो ना बेटा कि 970 आपने लिया और आप 120 और 1050 पे करोगे, तो 120 इंटू 5 600 हो गया, और 1050 हो गया 1, टोटल मिला के 1650। तो इफ यू आर गेटिंग 970 एंड यू आर पेइंग समबडी 1650 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो कुछ तो इंटरेस्ट रेट है ना, और वो 12% तो बिल्कुल भी नहीं है, 12 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो आपको मिल रहा कम है और आप लौटा रहे ज्यादा हैं। अगर आप 1000 लेते, 1000 ही आपके घर में इनफ्लो आता, प्रोसेसिंग फीस नहीं होता, 12% ब्याज देते, और 5 साल के बाद अगर 1000 ही लौटाते तो आपका 12% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आता। बट आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है 12% के कंपैरिजन में, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा परसेंटेज में। उसका कैलकुलेशन इन ट्रायल एंड एरर अप्रोच से और इंटरपोलेशन से होगा। लेट अस डू दैट। तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लिए 1050 का, 120 का, 970 का। तो अब आप क्या करेंगे, आप डेफिनेशन देखिए मेरे साथ कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इज इक्वल टू द इनफ्लो। तो आप 13% का ट्रायल लेंगे, और ये जो आउटफ्लो है ना जितना 120 और 1050, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने 13% पे पीवी निकाला, 992 आया। मेरे को यहां पे 970 चाहिए। अब
क्योंकि मेरे को 992 आया पीवी, आपको पीवी निकालना आता होगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब मेरे को 970 चाहिए, छोटा चाहिए, तो मेरे को अगला ट्रायल थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा ट्रायल लिया 14% का। मैं सेम काम वापस से किया, पीवी निकाला, तो मेरा 957.34 आया। मतलब 13% पे मेरा पीवी आया 992 और 14% पे मेरा पीवी आया 957.34। दैट मीन्स डेफिनेटली इन दोनों के बीच में 970 है, तो फिर मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन दोनों के बीच में है। एंड देन आई विल यूज द इंटरपोलेशन, जहां पे मैं बोलूंगा 13, ये रहा 13 प्लस 992 माइनस 970 जो मेरे को चाहिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 992 माइनस 957.34। यह आपने सीखा होगा आपने एसएफएम की क्लासेस में। तो फाइनली माय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट केम 13.63%। तो अब आप ये समझ लो मेरे बच्चों कि 12% इंटरेस्ट रेट नहीं है, 12% तो कूपन रेट है। 13.63 is what you are paying effectively. So IND AS 23 का बोलना है और IND AS 109 का भी बोलना है कि भाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। 120 तो आप पे कर रहे हैं, पर इंटरेस्ट 120 से ज्यादा है, और वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो नाउ IND AS 109 सेज कि हर लोन में एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा और वो कुछ इस तरह का होगा। 5 कॉलम होंगे, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। तो ईयर 1 से स्टार्ट हुआ, ओपनिंग बैलेंस 970, मेरा 0 ईयर का इनफ्लो है। 13.63 से मैंने इंटरेस्ट निकाला, पेमेंट मैंने 120 किया। तो सिंपल क्या है, 970 इज ओपनिंग, इंटरेस्ट ऐड हो गया लोन के साथ। अच्छा, लोन बैलेंस शीट में भी 970 में लिखा जाता है आजकल, 1000 में नहीं। तो 970 प्लस 132 माइनस 120, ये मेरा क्लोजिंग लोन हो गया। फिर अगले साल मैंने निकाला 982 को ओपनिंग लिखा, फिर इंटरेस्ट रेट 13.63, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करके निकाला, पेमेंट किया, क्लोजिंग निकला। फिर आगे बढ़े, हर साल का इंटरेस्ट हम निकालते चले गए। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सो दैट मेरा पेमेंट करने के बाद सब 0-0 आ जाए। मैंने लास्ट में मेरा ये ठीक 1050 रहे, क्योंकि 1050 एट द एंड ऑफ 5th ईयर मेरे को पे करना है। सो बच्चों, दीज आर द इंटरेस्ट के फिगर्स, नॉट दीज 120, 120, 120, 120, 120, 120 तो हम लोग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्चुअल में ये वाला है। तो बोरोइंग कॉस्ट का पहला लेसन ये कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, जो कि IND AS 109 में पढ़ाया जाता है, और वो है ये वाला अमाउंट। सर प्रोसेस रिपीट, सबसे पहले इनफ्लो आउटफ्लो पता करके IRR से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लो, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बना करके हर साल का इंटरेस्ट निकाल लो। ये जो मैं टिक लगा रहा हूं, ये हर साल का इंटरेस्ट है, यही बोरोइंग कॉस्ट है। अब सेकंड बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिगार्डेड एज इंटरेस्ट। तो इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, सो दैट आपको समझने में इजी रहे। जैसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में था, इसका भी एक तो एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो हम लोग अमेरिका से $10,000 का लोन लिए। उस समय $1 80 का था, ओपनिंग का डेट लिए मान लो। तो अपने घर में 8 लाख रुपया का इनफ्लो हुआ, ठीक है। 1 साल बाद $1 90 हो गया। तो अपने को ये 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लॉस हुआ। आपने सुना होगा कि भाई अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन लायबिलिटी एसेट होता है तो आपको ईयर एंड में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे लोन को रीस्टेट करना पड़ता है, लोन बैलेंस शीट में 9 लाख लिखना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपया जो लोन बढ़ाया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ। ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ना सर, IND AS 23 कहता है कि इसका एक पोर्शन को इंटरेस्ट बोलना पड़ सकता है। कैसे? दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। ऐसे तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लाख रुपया PL में चला जाता है, बट अगर वो लोन से रिलेटेड है तो उसका एक पोर्शन इंटरेस्ट बन सकता है, वो पूरा भी इंटरेस्ट बन सकता है, वो आधा भी बन सकता है, वो नहीं भी बन सकता है। आइए वो डिस्कस करते हैं। तो अब मान लो कि आप जो अमेरिका में लोन लिए ना, उसका इंटरेस्ट रेट है 4%। तो आपको 10,000 पे 4% के हिसाब से
$400 का इंटरेस्ट देना होगा। आ रहा है समझ में? अब ये जो $400 है, आप ईयर एंड में 90 रुपीज करके पे करोगे तो 400 इंटू 90 36,000 रुपीज आएगा। केयरफुली सुनना, ये पूरा प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड इन इंड AS 23। अब इंड AS 23 कहता है कि ये लोन अगर आप इंडिया में लेते 8 लाख का लोन, आप तो अमेरिका में लिए, इसीलिए तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लॉस हुआ। अगर आप इंडिया में लेते तो क्या रेट पे आपको इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता? तो मान लो इंडिया में आपका जो बैंक है उसने बोला हम आपको 10% पे लोन दे देते अगर आपको 8 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो हम लोगों को फिर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता? 8 लाख पे 10%, 80,000 रुपीज। तो इंड AS 23 बोलता है कि आप इंडिया में लोन लेते तो 80,000 इंटरेस्ट देना पड़ता, अमेरिका में लिए तो 36,000 दिए, तो आपने 44,000 का इंटरेस्ट का सेविंग कर लिया। तो बोलता है ये जो 1 लाख का फ्लक्चुएशन है ना, इसमें से 44,000 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज, मैं रिपीट करता हूं, इसमें से 44,000 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, रेस्ट 56,000 रुपीज विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। माने जो आप इंटरेस्ट 36 पे किए वो तो इंटरेस्ट है ही, साथ में 44 भी इंटरेस्ट है, और फ्लक्चुएशन का बैलेंस पोर्शन ही फ्लक्चुएशन माना जाएगा। अब यहां पे पूरा अच्छे से इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को मैं यहां फिगर वर्क करके लिखता हूं। देखो उन्होंने क्या लिखा इंड AS 23 में, फाइंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, आंसर इज 1 लाख। तो मैंने यहां लिख दिया 1 लाख। स्टेप बाय स्टेप, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी, $10,000 इंटू 4%, दैट इज 400। तो मैंने यहां लिख दिया 400। फाइंड द एक्चुअल इंटरेस्ट इन रुपीज बाय कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी इनटू रुपीज, 400 को 90 से मल्टीप्लाई करके 36,000। फाइंड इंटरेस्ट इफ द लोन इज टेकन इन इंडिया, अगर इंडिया में लोन लेते तो 8 लाख रुपए का लोन रहता, 8 लाख इंटू 10%, 80,000 रुपीज। फाइंड इंटरेस्ट सेविंग, that is interest actually paid minus notional interest, तो 80,000 minus 36, that is 54,000, नहीं 54 नहीं, सॉरी 44,000। और फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग विल बी रिगार्डेड एज बोरोइंग कॉस्ट, बैलेंस विल रिमेन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो जो 36,000 इंटरेस्ट था वो तो इंटरेस्ट है, 44,000 भी इंटरेस्ट है, रेस्ट आउट ऑफ 1 लाख का फ्लक्चुएशन, रेस्ट 56,000 इज फ्लक्चुएशन। 3 बार समझा दिया सेम एग्जांपल को, अब मुझे आगे बढ़ने दिया जाए। इंड AS 23 कहता है कि इफ इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन, जो लॉस था उसकी जगह अगर गेन होता है, then gain can also be treated as adjustment to the borrowing cost to the extent any foreign exchange fluctuation earlier regarded as borrowing cost। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर भी मान लो सेम काम आप करते हो और उसमें गेन निकल के आ जाता है, तो उस गेन में से भी 44,000 जिसको आपने इंटरेस्ट कॉस्ट में शिफ्ट किया था, टू दैट एक्सटेंट आप गेन को भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, माने जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का गेन है उसको इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। बट वहां तक डिस्कशन जाता नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम। नाउ कम्स द सेकेंड डेफिनेशन और सेकेंड पैराग्राफ कि भाई इंड AS 23 के हिसाब से क्वालिफाइंग असेट किसको बोलते हैं। तो एनी असेट is considered to be a qualifying asset if it necessarily takes substantial period of time to be ready for its intended use or sale। असेट को बन के तैयार होने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, वो असेट क्वालिफाइंग असेट बनता है। Substantial period of time is not defined or quantified in these Ind AS, so it is totally left on the judgment of the management. Normally हम लोगों को ये बताया गया है हमारे जिसको बोलते हैं सीनियर लोगों ने कि भाई 1 साल को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अदरवाइज मैनेजमेंट का कॉल है। रियल लाइफ में मैनेजमेंट कॉल लेता है, उसको अगर 8 महीना 9 महीना 7 महीना भी सब्सटेंशियल लगता है तो वो ले सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिनेंशियल असेट कभी भी क्वालिफाइंग असेट नहीं होती, शेयर डिबेंचर बॉन्ड क्वालिफाइंग असेट नहीं होते। इन्वेंट्री आराम से क्वालिफाइंग असेट हो सकता है, बन के तैयार होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए। अब मैं 1 साल वर्ड यूज कर रहा हूं, जबकि मुझे यूज करना चाहिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली, क्योंकि वो 1 साल होता है, मुझे यूज करने दो। कोई एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें 3-4 साल मैन्युफैक्चर करने में लग जाता है, वैसी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट होती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटैंजिबल असेट, बियरर प्लांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये सब क्वालिफाइंग असेट हो सकते हैं। कोई क्वालिफाइंग असेट होने के लिए उसका फिक्स्ड असेट होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होना जरूरी नहीं है। वो इंटेंजिबल असेट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है। एक ही कंडीशन है, बन के रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना जरूरी है। आगे एक लाइन लिखता है बच्चों, ध्यान रखना, लैंड इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट। सेट करके रखना इसको दिमाग में। आगे थर्ड पॉइंट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला है अभी तक के डिस्कशन से, और एक जॉट डाउन करके दिया। आपको याद रखना है कि बोरोइंग कॉस्ट में जो डिविडेंड होता है उसको बोरोइंग कॉस्ट कंसीडर नहीं किया जाता, इक्विटी डिविडेंड को, बिकॉज बोरोइंग का कॉस्ट है, शेयर कैपिटल का नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड एक्चुअल में बोरोइंग कॉस्ट होता है, क्योंकि आप जब इंड AS 109 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल होती है, जिसमें आप डिविडेंड भी देते हो और रिडेम्पशन भी करते हो, सो इट इज मोर लाइक ए लायबिलिटी एंड नॉट इक्विटी। एंड इफ इट इज ए लायबिलिटी तो सेम जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन जैसे होता है ना, उसी हिसाब से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी बोरोइंग ही माना जाता है, और उसके कॉस्ट को भी इंड AS 109 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और वो बोरोइंग कॉस्ट होता है। एक अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई इन्वेंट्री आप लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हो और रिपीटेटिव बेसिस पे मैन्युफैक्चर करते हो, तो भले उसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाए, हम उसको क्वालिफाइंग असेट नहीं बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल है वाइन। क्यों सर, एरोप्लेन भी तो है? नहीं, एरोप्लेन लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर नहीं होती, रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं होती। वाइन लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे मैन्युफैक्चर होता है। तो सर वाइन बनने में कौन सा 1 साल से ज्यादा लगता है? बोलते हैं ना, शराब जितनी पुरानी होती है नशा उतना ज्यादा होता है। तो खैर मैन्युफैक्चरिंग में वक्त लगता है इसमें। तो सर करना क्या है? बस इस तरह की इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग असेट नहीं बोलना है। तो ठीक है सर, नहीं बोलेंगे। पर सर ये क्वालिफाइंग असेट बोलने का मतलब क्या है, बोरोइंग कॉस्ट के साथ कनेक्शन क्या है? Why this qualifying asset has become the forefront or important portion of this Ind AS 23? So let me explain it in the paragraph number 4. पैरा 4 कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट जो पहले पैराग्राफ में हमने कैलकुलेट करना सीखा था, इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट, जो सेकेंड और थर्ड पैरा में आपने सीखा, विल बी कैपिटलाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर आपकी क्वालिफाइंग असेट को बन के रेडी होने में 3 साल लगा, तो पहले 3 साल जब से वो बनना चालू हुआ और जब बन के खत्म हुआ, दैट इज द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस 3 साल का बोरोइंग कॉस्ट P&L में नहीं जा करके असेट के साथ ऐड हो जाएगा। सर ऑप्शनल है या कंपलसरी है? कंपलसरी है। विल बी कैपिटलाइज्ड, कैन बी नहीं। ओके, सो ये रिलेशनशिप है क्वालिफाइंग असेट, बोरोइंग कॉस्ट। क्वालिफाइंग असेट के बनाने के लिए अगर आपने बोरोड मनी यूज किया, तो बोरोड मनी पे जो बोरोइंग कॉस्ट लगा वो क्वालिफाइंग असेट के साथ ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आइए इस पे थोड़ा आगे चलते हैं। इंड AS 23 का क्या बोलना है? वो बोलता है कि ये जो पूरा कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको 3 फेजेस में या 3 स्टेजेस में या इस 3 इवेंट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन इज कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, अनदर इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इन तीनों को जब आप समझेंगे ना, तो आपको ये पूरा लाइफ टाइम बोरोइंग कॉस्ट का पूरा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन की शुरुआत कब से करें? क्या ब्याज लगने लग गया कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दें? क्या असेट बनने लग गया कैपिटलाइजेशन शुरुआत कर दें?
क्या वो एक्टिविटी चालू हो गई जो असेट बनाने के लिए जरूरी था, कैपिटलाइजेशन चालू कर दें? आंसर इज, जिस दिन ये तीनों बातें, मैंने 3 बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया, अभी फिर से बोलूंगा, जिस दिन ये तीनों बातें पूरी हो जाए उस दिन के बाद से बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दो। क्या क्या, फिर से सुनो। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन असेट, असेट पे खर्चा चालू हो गया। इट इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, ब्याज लगना चालू हो गया। एंड इट अंडरटेक्स द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द असेट, असेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। अब आप पूछोगे सर असेट पे खर्चा चालू हो गया, असेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, दोनों तो एक ही बात है। 99.99% यस, बट कई बार क्या होता है, हम तो पे कर देते हैं पर सामने वाला असेट का कंस्ट्रक्शन अभी तक चालू नहीं किया। मान लो मैं किसी से असेट बनवा रहा हूं, तो मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिया, लेकिन वो असेट बनाना चालू करेगा यहां से 2 महीना बाद, तो 2 महीना के बाद से ही कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज मैंने एक्सपेंडिचर तो इनकर कर दिया लेकिन एक्टिविटी चालू नहीं हुई कंस्ट्रक्शन की। तो तीनों चीज जब चालू हो जाएगा ना, फिर से मैं पढ़ता हूं, द कैपिटलाइजेशन स्टार्ट्स ऑन द कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट इज द डेट ऑन विच ऑल दीज 3 कंडीशंस आर मेट। It incurs the expenditure on the asset, it incurs borrowing cost, and it undertakes the activities necessary to construct the asset. ठीक है सर, कैपिटलाइजेशन चालू हो गया, अब क्या करें? बस कुछ मत करो बेटा, जितना बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो उस असेट के पीछे असेट के साथ ऐड करते जाओ। इंटरेस्ट टू कैश, असेट टू इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट टू कैश, असेट टू बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट सिनोनिम है। आगे, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड रखना है। किस पीरियड में? आइए पढ़ते हैं। An entity is required to suspend the capitalization of borrowing cost during the extended periods in which it suspends the active development of the asset. अगर आपका असेट बन रहा था, मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे थे 4 फ्लोर की, 1.5 फ्लोर बना और उसके बाद आप यूएस चले गए 50 दिन के लिए टूर में, वर्ल्ड टूर पे। उस 50 दिन तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुका रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उस 50 डेज के इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करने नहीं देंगे। उस 50 डेज के लिए आप सस्पेंड कर दो कैपिटलाइजेशन। 51st डे जिस दिन आप वापस आके कैपिटलाइज कंस्ट्रक्शन चालू करोगे, कैपिटलाइजेशन चालू हो जाएगा। तो डोंट कैपिटलाइज और सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग दोज एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच द एक्टिव डेवलपमेंट वाज सस्पेंडेड। लेकिन अगर डिले नेसेसरी या अनअवॉइडेबल था तो हम कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करेंगे। आप अमेरिका घूमने नहीं गए, आपके यहां फ्लड आ गया, छुट्टी थी संडे की, कैसे का कंस्ट्रक्शन होगा? तो उस समय संडे के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। फ्लड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो कंस्ट्रक्शन रोकना ही पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। आगे, सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्या पोर्शन है कि कैपिटलाइजेशन को हमेशा के लिए कब बंद करेंगे? ऑब्वियसली जिस दिन असेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपने इंड AS 16 में भी पढ़ा होगा, नो कैपिटलाइजेशन फॉरगेट अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। कोई चीज का कैपिटलाइजेशन नहीं होता अगर असेट हैज रीच्ड टू अ लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो वो चीज यहां पे भी हो जाएगा, तो ऐसे बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। बट स्टिल इंड AS 23 किस डिटेल के साथ इस बात को कहता है, आइए सुनते हैं। वो कहता है व्हेन ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स आर कंप्लीट वी शुड स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। तो सर 4 साल में बिल्डिंग बन के रेडी हो गई, क्या करे 5वें साल में? बोरोइंग कॉस्ट को PL में डालो। क्वेश्चन, सर बोरोइंग कॉस्ट क्यों लगेगा? अरे बोरोड मनी तो अभी भी लोन का बाकी है ना, तो बोरोइंग कॉस्ट तो इनकर हो रहा है ना, उसको PL में डालो, असेट के साथ जोड़ना बंद करो। असेट के साथ सिर्फ 4 साल तक जुड़ेगा जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आगे इंपॉर्टेंट बातें, समटाइम्स द असेट इज कंप्लीटेड इवन दो माइनर मॉडिफिकेशन वर्क्स और डेकोरेशन एटसेट्रा आर कंटिन्यूड, स्टॉप कैपिटलाइजेशन। विंडो ड्रेसिंग है ये, लोगों की ऑडिटर की आंख में धूल झोंकना है। कंस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ बन के रेडी, असेट रेडी, बोला फीता कटवाने के लिए करीना कपूर सैफ अली खान को बुलवाएंगे, वो लोग डेट दिया 2 साल के बाद का, तो क्या 2 साल तक आपको फर्दर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने देंगे? नो, सीज कर दो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, व्हेन असेट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट्स, 3-4 असेट बन रही है पार्ट में, एंड ए पार्ट इज कंप्लीटेड एंड इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। 4 पार्ट में असेट बन रही है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया एंड दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड,
दूसरे पार्टों का कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, बाकी 3 पार्ट का। उस पार्ट का जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया एंड दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, उस पार्ट के लिए कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर दो बिकॉज असेट कंप्लीट हो गई है। दैट पार्ट इज एन इंडिपेंडेंट असेट, भले ग्रुप ऑफ असेट में वो है, क्योंकि दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली। लेकिन अगर उल्टा है, असेट बन के रेडी हो गया, वो वाला पार्ट रेडी हो गया, बट दैट पार्ट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अंटिल अदर पार्ट्स आर कंप्लीटेड, वी विल नॉट स्टॉप कैपिटलाइजिंग। मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं क्लासरूम बना रहा हूं, एसी लग गया, फर्नीचर लग गया, पर बोर्ड नहीं लगा अभी तक, या मान लो फ्लोरिंग नहीं हुआ, तो मेरा क्लास तो चालू नहीं हो पाएगा। तो जो फर्नीचर और एसी का कैपिटलाइजेशन है, क्या मुझे बंद करना पड़ेगा? नो, बिकॉज पार्ट कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन वो पार्ट यूजेबल कंडीशन में नहीं था, अदर पार्ट का कंप्लीट होना जरूरी था। तो फिर एसी के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर कंप्लीट होने के बाद भी जो ब्याज मुझे देना पड़ रहा है, से बोरोड मनी से बन रहा है, तो मुझे कैपिटलाइजेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें एक मॉल है और 4 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मॉल रेडी भी हो गया 2 साल में और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 4 साल में रेडी होंगे, मान लो 5 साल में रेडी होंगे, मॉल बन के रेडी भी हो गया, यूज में भी आने लग गया, तो सेकेंड ईयर के बाद से मॉल का तो कैपिटलाइजेशन बंद करेंगे ना, भले मॉल पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ असेट में हो, पर मॉल तो वहां रेडी हो गया ना, मॉल तो यूज में आने लग गया ना। तो मॉल अगर बोरोड मनी से बना रहे हो तो मॉल के पीछे का तो कैपिटलाइजेशन बंद करना पड़ेगा ना। सो दिस इज इट। अच्छा, अब आया एक और पोर्शन छोटा सा कि अगर आपने बोरोड मनी लिया, असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया, लेकिन उसको टेम्पररी पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि बोरोड मनी से असेट तो धीरे धीरे यूज होता है, बोरोड मनी को तो धीरे धीरे यूज करके असेट धीरे धीरे बनाते हो, तब तक पैसा अगर सरप्लस बच गया, उसको अगर इन्वेस्ट कर दिए, तो उस बोरोड मनी को टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस कर देना, रेस्ट जो बचेगा, माने मान लो आपका साल का ब्याज हुआ 4 लाख रुपया और सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करके आपको 20,000 रुपीज मिल गया, तो आप 3,80,000 कर दीजिए और बोलिए यही पोर्शन मेरा बिल्डिंग के साथ ऐड होगा। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो इनकम का जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग, जो मैं आपको नीचे पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि 6वां और 7वां पैराग्राफ स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग का है। खाली ये चीज अभी ध्यान में रख लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मली पैराग्राफ यही कहता है कि इंटरेस्ट अलग से, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट out of borrowed money is not an income, it is a reduction of the borrowing cost which is there to be capitalized. Okay, next discussion is specific borrowing. बिल्डिंग बन रही है, इसी बिल्डिंग के लिए लोन लिया, that is called specific borrowing. You know the name of the asset, you know the loan has been taken for the construction of that particular asset. That money is nowhere otherwise used. अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ब्याज लगा बिल्डिंग के साथ ऐड करते चलो, लेकिन हाँ प्लीज आपका कैपिटलाइजेशन प्रोसेस चालू वैसे ही होगा। वो 3 कंडीशन आपको फुलफिल कराना होगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना चाहिए, माने बिल्डिंग के पीछे खर्चा लगना चालू हो जाना चाहिए, ब्याज लगना चालू हो जाना चाहिए, और एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना चाहिए। उसके बाद ही बोरोड मनी का बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक बोरोइंग है तो लेके रख दिए और ब्याज दिए जा रहे हो और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं किए हो, तो आपको लगेगा इस बोरोड मनी का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। आंसर इज नो, वो पीएल में जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की जो कंडीशन है वो तो आपको फुलफिल करके ही कैपिटलाइजेशन करने मिलेगा, दी एंड। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ इंड AS 23, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल बोरोइंग। एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दूं, मान लो अपनी 2 बैंक से बोरोइंग है, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इससे 4 लाख का बोरोइंग है, इससे 6 लाख का बोरोइंग है, टोटल 10 लाख का बोरोइंग है। ये 9% ब्याज पे है और ये 10% ब्याज पे है, तो 4 9 जा 36,000 इंटरेस्ट देते हो और इस पे 6 10 जा 60,000 इंटरेस्ट देते हो, टोटल 96,000 इंटरेस्ट देते हो। और क्योंकि 10 लाख का लोन है
और 96,000 इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट रेट 9.6% है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेटेड एवरेज वाला दिया, ये आपने सीए फाउंडेशन, सीएम, एफएम वगैरह में बहुत जगह पे सुना होगा। ये आइडिया का यूज यहां पे होगा, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज ए स्पेसिफिक बोरोइंग या व्हाट आर स्पेसिफिक बोरोइंग्स। व्हेन ए क्वालिफाइंग असेट is funded from a pool of general borrowings, we have to take the following steps. मतलब कुल मिलाकर के अगर कोई कंपनी का फिनांस डिपार्टमेंट अलग है और असेट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग है, फिनांस डिपार्टमेंट लोन लेता रहता है और असेट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिनांस डिपार्टमेंट को बोलता हमको पैसे दे दो। तो फिनांस डिपार्टमेंट किसी असेट कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली पैसा बोरो नहीं कर रहा है। फंड्स आर बोरोड जनरली and some of the funds are being used for construction of some qualifying asset. Say that qualifying asset is specific, but borrowing is not known to be specific कि वो किस लोन से किस asset के लिए लिया गया है। तो उस तरह की borrowing को general borrowing बोला जाता है। करना क्या है सुनिए। Step number 1, find out the capitalization rate. This is nothing but the weighted average borrowing cost of all the general borrowing outstanding during the period. जैसे मेरी 2 लोन थे आउटस्टैंडिंग, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो इस तरीके से मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलेगा। ये हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी टाइमिंग का लफड़ा होता है। क्या टाइमिंग का लफड़ा है? अगर ये लोन 4 लाख रुपया अभी 6 महीना पहले लिया था और ये 6 लाख रुपया का लोन बिगिनिंग से एंड तक है, तो आप अगर ये 4 लाख का लोन 6 महीना के लिए थे, अगर ये वाला लोन अभी 6 महीना पहले लिए थे तो इंटरेस्ट 18,000 हो जाएगा ना, 18,000, तो ये टोटल 78,000 हो जाएगा, 60 और प्लस 18। सिमिलरली ये जो लोन है ना, ये 6 लाख और प्लस ये 4 लाख को 6 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, 4 लाख इंटू 6/12, तो लोन हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो ये 6 लाख एंड ये 2 लाख 8 लाख, और ये इंटरेस्ट होगा 78,000। तो 78,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, माने खाली इंटरेस्ट को कम मत करना, प्रिंसिपल भी अकॉर्डिंगली कम होगा। अगर प्रिंसिपल कम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग था तो, अगर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था तो पहले एग्जांपल में 9.6% का कैलकुलेशन मैंने दिखाया। अगर लोन कम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट तो कम होगा ही, लोन भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा, एंड अकॉर्डिंगली योर इंटरेस्ट रेट विल कम 72 और 6 9.75%। 1 मिनट रुकना। हाँ, यस 9.75%। तो खैर ये वाला बात मैं बाद में आपको फिर बोलूंगा। स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला फाइंड आउट द कैपिटलाइजेशन रेट, और वो क्या होता है? वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ऑल द जनरल बोरोइंग आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। स्टेप 2, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। आपने बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा किया? मान लो बिल्डिंग के ऊपर आपने अभी इसी साल बिल्डिंग चालू हुआ, बिल्डिंग के ऊपर 80,000 खर्चा हुआ ओनली, तो 80,000 तो बिल्डिंग पे खर्चा हुआ। मान लो वेटेड एवरेज कैपिटलाइज, मैं 9.6 ले रहा हूं, 9.75 नहीं ले रहा हूं, सही एग्जांपल है। तो 80,000 इज द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। इस 80,000 के ऊपर 9.6% मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 80,000 पे 9.6% मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 7680। जगह नहीं मिल रहा, 7680। तो आउट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 96,000 ओनली 7680 विल बी एडेड विद द बिल्डिंग। रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट 96,000 माइनस 7680 जो भी आएगा that will go to profit and loss account, because large part of the loan was being used in the business, smaller part of a loan is being used for construction of the qualifying asset, so only a smaller part of interest is going to be capitalized। आगे स्टेप नंबर 3 में वही चीज लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई स्टेप 1 विथ स्टेप 2। स्टेप 1 में 9.6% निकला, स्टेप 2 में एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट निकला, जो आया वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया। अब इसमें 2-3 बात ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट जो आप कैपिटलाइज करोगे वो कभी भी एक्चुअल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी नॉर्मल रूल। इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड इंटरेस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड विल फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट।
मैं रिपीट करता हूं, इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड इंटरेस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड विल फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग असेट। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये समझो कि आपने 80,000 रुपीज बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर खर्चा किया, आपने 7680 का इंटरेस्ट मान लो कैपिटलाइज किया, आपका 87,680 ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बिल्डिंग हो गया। सेकेंड ईयर आपने मान लो 1 लाख रुपया और खर्चा किया। हम सेकेंड ईयर का डिस्कशन बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तो 7680 हम लोग कैपिटलाइज कर चुके हैं। अब आपका टोटल बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर 187,680 हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सेकेंड ईयर में भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.6% ही अगर आया है, वो हो सकता है 9.75 भी हो गया हो सकता है 8.2 भी हो गया, आई डोंट नो वो कितना हुआ है, बट अगर वो 9.6% आया है तो अगली बार जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे ना फॉर दिस बिल्डिंग के साथ कैपिटलाइजेशन, तो वो 187,680 इंटू 9.6% होगा, जो कि 18,017 रुपीज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर भी अगर लोन सब कुछ सेम है, रेट सब कुछ सेम है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.6% ही है, अगर ये सब कुछ इधर का सेम है अगर, तो सेकेंड ईयर में बिल्डिंग के ऊपर आप 18,000 कैपिटलाइज करोगे, 18,017। एक्सपेंडिचर में प्रीवियस इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड को भी एक्सपेंडिचर बोलना है फॉर ईच सब्सिक्वेंट पीरियड। आगे सिमिलरली अगर कोई बिल्डिंग के अगेंस्ट में हमें कोई प्रोग्रेस पेमेंट या ग्रांट वगैरह रिसीव होता है तो हम एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। मान लो सेकेंड ईयर में इस बिल्डिंग के पीछे सब कुछ हो गया, मेरे को 20,000 रुपया गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, तो हम बोलेंगे मेरा एक्सपेंडिचर 187,680 नहीं 167,680 है, 27,000 माइनस। तो एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, किसी और के लिए बिल्डिंग बनाएंगे तो प्रोग्रेस पेमेंट मिलता है, या ग्रांट रिसीव्ड विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट अलग अलग दिन में लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के ऊपर 80,000 खर्चा हुआ ना, 40,000 खर्चा हुआ मान लो 1 अप्रैल को, और बाकी 40,000 खर्चा हुआ मान लो 1 दिसंबर को। पहला साल का ही बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हमको समझाने में इजी रहेगा। तो 80,000 खर्चा हुआ था ना बिल्डिंग में, तो 41/4 को हो गया, सॉरी ठीक से कर दूं, एक्सपेंडिचर अलग अलग दिन हुआ, 40 दोनों मिला के 80, बट ये 1/4 को हुआ, ये 1/12 को हुआ, तो इसके ऊपर फुल ईयर का 9.6% मल्टीप्लाई होगा, और इसके ऊपर 9.6% विल बी मल्टीप्लाइड फॉर ओनली 4 मंथ्स। मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को भी केयरफुली यूज करना है। मैंने क्या लिख के दिया देखो, इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट इज इनकर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स, कैपिटलाइजेशन रेट विल बी अप्लाइड ऑन प्रो राटा बेसिस, दैट इज डेट वाइज। और एफ नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं, वाइल कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट टाइम पीरियड ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, जो 9.75% निकलवाए थे ना, वो केयरफुली यूज करना है। नेक्स्ट कंप्लीट करने पे आ गए हम लोग। अगर कोई कंपनी के बैलेंस शीट में बोरोइंग है, बोरोइंग कॉस्ट वो इनकर कर रहा है, तो उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक तो आप बोरोइंग कॉस्ट की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो, दूसरा आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट अमाउंट में कितना, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट अमाउंट में कितना, और कितना बोरोइंग कॉस्ट आपने पीएल में भेजा अमाउंट में, ये नोट्स में दिखला दीजिए। एंड लास्ट आपका कैपिटलाइजेशन रेट कितना % आया है। अगर जनरल बोरोइंग है तभी कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, स्पेसिफिक बोरोइंग तो सीधा असेट के साथ ऐड हो जाता है। नाउ इंड एज 23 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना चाहिए। 1, लैंड इज, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, क्या बोला देखो, लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइंग असेट, मैंने पहले बोल दिया था। सो इफ लैंड इज परचेज्ड ऑन 1/4 एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ऑन 1/6, तो 1/6 के बाद ही कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, लैंड परचेज के साथ नहीं। कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग असेट का बनना जरूरी है, लैंड तो बना बनाया था।
बायोलॉजिकल असेट इंड एस 41 में पढ़ोगे, गाय, बकरी, शेर। बायोलॉजिकल असेट को इंडिया में फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है इंड एस 41 के हिसाब से, क्योंकि एक असेट फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। इंड एस 23 एप्लीकेबल ही नहीं है। इफ द बायोलॉजिकल असेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, विच इज द रूल। नेक्स्ट, अगर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते करते असेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए, एक इंड एस है 36, वो कहता है इंपेयर कर दीजिए, इंपेयर कर दीजिए। मान लो कैपिटलाइज करते करते बोरोइंग कॉस्ट पहुंच गया 100, बोरोइंग कॉस्ट बोलता हूं, असेट पहुंच गई 100 करोड़ रुपए पे, और रिकवरेबल अमाउंट उस असेट का 96 करोड़ है। सर कैसे निकलता है रिकवरेबल अमाउंट? इंड एस 36 में सीखेंगे, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को बोलते हैं। तो नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकाल लिया जाता है, दोनों में विचएवर इज हायर दैट इज 96। तो अगर ये 96 है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट है नहीं, हाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज कैरिंग अमाउंट इज बिगर देन रिकवरेबल अमाउंट। माने आपका असेट बैलेंस शीट में 100 है, लेकिन वो रिकवर करके 96 से ऊपर आपको देगा ही नहीं, तो क्या करोगे? 4 करोड़ रुपए पीएल में डाल दो। मतलब उतना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही मत करो भाई। मान लो इस साल बोरोइंग कॉस्ट 9 करोड़ रुपया ऐड करने वाले थे तुम, तो 9 में से 5 करोड़ रुपया ऐड करो, 4 करोड़ पीएल में शिफ्ट कर दो। तो कहने का मतलब, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग असेट एक्सीड्स इट रिकवरेबल अमाउंट, इंड एस 36 विल बी एप्लीकेबल। सो सर धीरे 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 हम लोगों ने एक एक पैराग्राफ का इन डिटेल डिस्कशन किया विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, एंड आवर इंड एस 23 on borrowing cost comes to an end. ओके, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सम्स बनाइए, बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।